लालपुर नाम के एक गांव में छगन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसने कई बार सोचा कि वो कुछ और काम कर ले, पर उसे और कोई काम आता ही नहीं था। उसकी गरीबी के चलते उसकी पत्नी नीता और बेटी पिंकी भी परेशान रहते थे। अरे भाग्यवान, ये क्या ले आई? दिख नहीं रहा मुर्गी के बच्चे हैं। मैं इनको पालूंगी और फिर इनके अंडे बेचकर पैसे कमाऊंगी। अपने खाने के लाले पड़े हैं और तुम इसको भी ले आई। खैर, अब ले आई तो ले आई, रखो। हाँ हाँ, वो तो मैं रखूंगी ही। कुछ समय गुजरता है और मुर्गी के बच्चे बड़े हो जाते हैं, पर इधर छगन की फसल खराब मौसम के चलते बर्बाद हो जाती है। यार, मैं जो भी फसल उगाऊं वो अच्छे दामों में नहीं बिकती हैं और इस बार तो पूरी फसल ही खराब हो गई। अरे यार, ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरी किसी मदद की जरूरत हो तो बताना। नहीं यार, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। तुझे भी तो अपना परिवार चलाना है। मैं तो बस तुझसे अपना दुख बांट रहा हूँ। गगन कहने को तो छगन का दोस्त था, पर वो उससे बहुत जलता था और इस समय वो छगन की ये हालत देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। हमारी हालत देखो जरा, हम आपको क्या खिलाएंगे? लाओ, आप ही हमें कुछ खिला दो। ये क्या बात हुई? खाने को नहीं है तो मुर्गियां क्यों पाल रखी है? इन्हें क्या खिलाती हो? मेरे बस में होता तो मैं ये मुर्गियां हटा चुकी होती, पर मेरे दानवीर पतिदेव का कहना है कि अगर पाली है तो अब ये हमारी जिम्मेदारी है। ये कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हो साधु महाराज से? हाँ? देखो ना बेटा, मैं कई दिन का भूखा हूँ, पर ये देवी जी मुझे कुछ खिला ही नहीं रहे हैं। कहाँ से खिलाऊं? कुछ होगा तो खिलाऊंगी ना, या अपने हिस्से का खिला दूं? छगन अंदर जाता है और अपने हिस्से की रोटी लाकर साधु महाराज को दे देता है। उसके इस काम से खुश होकर साधु महाराज कहते हैं, तुम्हारे खुद खाने की दिक्कत चल रही है और तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे दे दिया। और तो और, तुम इन बेजुबान जानवरों को भी अपनी जिम्मेदारी समझते हो, ना कि बोझ। तुम सचमुच एक बहुत अच्छे इंसान हो। अब ये मुर्गियां ही तुम्हारा भाग्य बदलेंगी। कल ये जो अंडा दें उसे ले जाकर अपने खेत में बो देना। तुम्हारा कल्याण होगा। ये मुर्गियां अंडा नहीं देती है। जब कुछ ढंग से खाने को ही नहीं मिलेगा तो अंडा कहाँ से देगी? चुप करो तुम। साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन छगन देखता है तो सचमुच मुर्गी ने अंडा दिया होता है और वो एक सुनहरा अंडा होता है। साधु महाराज के कहे अनुसार वो उसे ले जाकर अपने खेत में बो देते हैं और उसकी आंखों के सामने देखते ही देखते उसका पूरा खेत सोने के अंडों की फसल से भर जाता है। अरे बाप रे, ये तो कमाल हो गया। साधु महाराज की बात सच निकली। मुझे फौरन नीता और गगन को ये बात बतानी चाहिए। छगन फटाफट उस फसल में से कुछ अंडे तोड़ता है और ले जाकर नीता को दिखाता है। अरे, ये तो सचमुच कमाल हो गया। लाओ लाओ, मुझे दिखाओ। अरे, ये क्या हुआ? लाओ, मुझे दिखाओ माँ। लगता है ये अंडे सिर्फ सच्चे और साफ मन वाले लोगों के हाथ में ही सुनहरे रहते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं बुरी इंसान हूँ? नहीं, तुम बुरी इंसान नहीं हो, पर कई बार तुम कुछ ऐसी बातें बोलती हो जिससे लोगों को दुख होती है। मीठा बोलना शुरू कर दो। उसके बाद छगन वो अंडे ले जाकर गगन को दिखाता है। गगन उसके सामने तो बहुत खुशी जाहिर करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत जल रहा होता है। लगता है तुम भी कोई गलत काम कर रहे हो, इसीलिए ये अंडे सफेद हो गए। वो गलत काम छोड़ दो, फिर ये अंडे तुम्हारे काम जरूर आएंगे। ठीक है। उसके बाद छगन उन अंडों का कारोबार शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो अंडे लोगों के पास पहुंचते हैं, वैसे वैसे लोगों को पता चलता है कि वो अंडे जादुई है और उनसे कुछ भी किया जा सकता है। वो अंडे किसी की बीमारी का इलाज बनते हैं तो किसी परिवार का पूरे महीने का राशन। हर साफ दिल वाला इंसान उन अंडों से अपना अपना काम ले रहा था। छगन की तो किस्मत ही बदल गई थी, पर गगन
और गगन जैसे और बुरे लोग उन अंडों का आनंद नहीं ले पा रहे थे, इसलिए उन्हें गुस्सा आ रहा था। आप लोगों को नहीं लगता कि ये हमारे साथ नाइंसाफी है कि बाकी लोग अंडे इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें इनका कोई लाभ नहीं मिल रहा है? हमें इन जादुई अंडों की खेती को खत्म करना होगा। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो गगन, चलो चलते हैं। वो लोग रात के अंधेरे में छगन के खेत पर पहुंचते हैं और फसल को बर्बाद करने की कोशिश में लग जाते हैं, पर उन्हें नहीं पता था कि ये अंडे सिर्फ अच्छों के लिए अच्छे नहीं, बुरों के लिए बुरे भी हो सकते हैं। अचानक से हर एक व्यक्ति को एक एक अंडा मारने लगता है। वो सब आदमी गांव की तरफ भागते हैं। भागते भागते वो लोग छगन के घर के पास पहुंचते हैं। शोर शराबा सुनकर छगन बाहर आता है तो देखता है कि सब अंडे उन आदमियों को मार रहे हैं और अपने साइज में बड़े होते चले जा रहे हैं। बचाओ छगन, बचाओ बचाओ। छगन भाई, हमें इन जादुई अंडों से बचाओ। छगन भाई। अरे रुक जाओ मेरी जादुई अंडों, क्या हुआ है बताओ। ये आपका दोस्त आपसे बहुत जलता है, इसीलिए आपकी खेती को खत्म करने आया था। हम इसीलिए इसको सजा दे रहे हैं। ये सच है गगन? हाँ सच है, पूरा गांव इन जादुई अंडों के मजे ले रहे हैं, पर मैं तेरा दोस्त होकर भी इसका कोई उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? तू ही बता। हाँ जरूर आएगा, पर मैंने तुझे बताया था ना कि जिनके मन में कोई गलत भाव हो या वो कोई गलत काम करते हो, ये अंडा उनके काम नहीं आएगा। लेकिन तूने अपने मन को साफ नहीं किया। मेरी पत्नी भी शुरुआत में इन अंडों से कोई लाभ नहीं ले पा रही थी, फिर वो अपनी जवान में मिठास लाई और आज देखो वो भी सबकी तरह इन जादुई सोने के अंडों को उपयोग कर पा रही है। ये सब सुनकर गगन रोने लगता है और कहता है, तुम सही कह रहे हो छगन, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, पर मैं फिर भी तुमसे जलता हूँ। पर आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, मुझे माफ कर दो। माफी की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, यही बड़ी बात है। फिर छगन गगन को कुछ अंडे देता है और अब उनका रंग नहीं बदलता, जिससे उसे समझ आ जाता है कि गगन का मन बदल चुका है। बाकी लोग भी छगन से माफी मांगते हैं। छगन उन जादुई अंडों से सबकी मदद करके अपना जीवन खुशी खुशी गुजारता है। मनकापुर गांव में एक ट्रक ड्राइवर रहा करता था। वो अपने घर में अकेले रहा करता था। उसके पिता कुछ साल पहले गुजर गए थे। सोहन अपनी माँ का लाडला बेटा था, जिस वजह से उसकी माँ उसे एक भी काम नहीं करने देती थी। ड्राइवर का काम भी वो अपने पिताजी के बहुत दबाव डालने पर शुरू किया था। शुरुआत में तो उसे बहुत दिन दिक्कत आई, मगर अब वो काम खूब मन लगाकर करता था। घर में अकेले रहने की वजह से उसे बहुत परेशानी आती थी और पिताजी के मृत्यु के बाद सोहन के सर से उसके पिता का साया चला गया था। माँ, पिताजी को गए तो अब कई साल बीत गए हैं, मगर मैं आज भी अपनी जिंदगी सही से चलाना नहीं सीख पाया हूँ। लेकिन अब मैं अपना काम और भी ज्यादा शिद्दत से करूँगा और ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। हाँ बेटा, तू जो चाहेगा वो जरूर कर पाएगा, तो कोशिश तो कर। सोहन हर रोज सुबह जल्दी जल्दी उठकर ट्रक के सामान लोड करवाता था और पूरे दिन डिलीवरी करता रहता था। रात के वक्त जहाँ जगह मिलता था वहीं ट्रक लगाकर उसी ट्रक में सो जाया करता था। दिन भर ट्रक चलाने के बाद उसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपने लिए खाना बना सके। भूख की वजह से वो जैसे तैसे रोटी सब्जी बनाकर खा लिया करता था। सोहन को खाना बनाना नहीं आता था। वो कभी जली रोटी, कभी कच्चे चावल, कुछ भी बनाकर खा लेता था। काम इतना बढ़ गया है, लगता है अब से मुझे और जल्दी उठना होगा ताकि सारे काम कर सकूं। इस चक्कर में सोहन अपनी नींद की भी कुर्बानी देने लग गया था। सभी गांव वाले सोहन को इतना मेहनत करता देख बहुत प्रसन्न होते थे। अचानक एक दिन सोहन की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। माँ को याद करके सोहन बहुत रोता था, मगर अब उसने वापस काम शुरू कर दिया था। सोहन वापस कभी मेहनत करने लगता है और काम करता है। एक दिन ट्रक चलाते चलाते सोहन को नींद आ जाता है और ट्रक बहुत रफ्तार में पेड़ से टकरा जाता है और सोहन बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। सोहन कई रातों से सही से सोया नहीं था,
जिस वजह से ये घटना हुई थी, और साथ ही साथ सही से भोजन ना करने जैसे सोहन बहुत कमजोर भी हो गया था। डॉक्टर, मुझे जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए, मुझे बहुत काम करना है। अब तुमने अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें कुछ भी हो सकता है। गांव के सभी लोग ये सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं और तभी उसी गांव वालों में से एक लड़की जिसका नाम रेखा था वो वहां आती है और सोहन के साथ शादी करने का प्रस्ताव रखती है। सोहन, मैं तुम्हारी मेहनत और लगन से बहुत प्रभावित हुई हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के गुजर जाने के बाद से देख रही हूँ। तुम अपने काम को पूरी शिद्दत से पूरा करने में लगे रहते हो और यही बात मुझे तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है। रेखा की बात सुनकर सभी गांव वालों ने भी इस पर सहमति भरी। गांव के लोग रेखा का साथ देने लगे। सोहन शादी के लिए राजी हो गया और कुछ दिन बाद सोहन और रेखा की शादी हो जाती है। सोहन सारे काम करके घर आता है तो रेखा उसे स्वादिष्ट भोजन खिलाती है। सोहन की तबीयत अब ठीक होने लगी थी। रेखा, मैं नहीं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूँ। जब से तुम मेरी जीवन में आई तब से सब सही हो गया है। मेरी माँ भी मेरा बिल्कुल ऐसे ही ख्याल रखा करती थी। मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गया हूँ। ट्रक ड्राइवर की जिंदगी। ये आप क्या कह रहे हैं? बल्कि मैं आपको पाकर इतनी खुश हूँ। आप मुझे और अपने काम को कितने अच्छे से संभाल रहे हैं। सोहन अपने काम को करता करता थक गया था। ट्रक ड्राइवर की जिंदगी जीते जीते मेरी तो सारी उम्र ही चली जाएगी। कितना अच्छा होता अगर मैं वापस से अपनी जिंदगी के मजे लेने लगता। वैसे भी अब मेरे पास तो रेखा भी है। मैं और रेखा साथ में घुमा फिरा करेंगे और मैंने इतने साल में इतने पैसे इकट्ठे तो कर ही लिए हैं कि आराम से रह सकूं। अब इतना काम क्यों करूं? इसके बाद सोहन काम करना कम कर देता है। वो देर रात तक दोस्तों के साथ घूमते मजे करता और फिर घर आकर रेखा के साथ बातें करता और सुबह देर तक सोता रहता। धीरे धीरे वो बस कुछ ही घंटे काम कर जाया करता था। रेखा को शुरुआत में लगा सोहन काफी थक चुका है, इसलिए कुछ दिनों तक आराम करना चाह रहा है। इसलिए तो रेखा ने उसे कुछ भी नहीं कहा। मगर दिन प्रतिदिन सोहन बिगड़ता जा रहा था। वो शराब पीना भी शुरू कर दिया था और धीरे धीरे अपनी सारी जमा पूंजी वो उड़ाए जा रहा था। रेखा को ये सब बहुत बुरा लगने लगा था। वो सोहन को बहुत रोकती थी, मगर फिर भी सोहन छिप छिप कर शराब पीता था और अब तो सोहन बिल्कुल ही काम पर जाना छोड़ दिया था। वो पूरे दिन शराब के नशे में पड़ा रहता था। फिर एक दिन रेखा को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। ये बात रेखा सोहन को बताती है। रेखा, तुमने आज मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। सच में ये खबर सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। सोहन, खुद को देखो, तुम कितने अच्छे इंसान थे, कितना मेहनत करते थे, लेकिन अब देखो पूरे दिन रात तुम नशे में पड़े रहते हो। क्या ऐसे तुम अपने बच्चों की परवरिश करोगे? सोहन को खुद पर बहुत शर्म आने लगता है और उसने ठान ली कि वो वापस से अपने काम में लग जाएगा और सारे बुरी आदतें छोड़ देगा। मगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। वो अपना काबू खो देता था और वापस से शराब में पैसे लगा देता था। एक दिन रेखा की पेट में बहुत जोर का दर्द होने लगा। रेखा, ये तुम्हें क्या होने लगा? रुको, मैं अभी तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। सोहन भागता हुआ रेखा को डॉक्टर के पास ले जाता है। सोहन, रेखा की हालत बहुत खराब है। उसके पेट में जो बच्चा है वो बहुत कमजोर है। तुम्हारी पत्नी को इलाज की जरूरत है, जिसके लिए 1 लाख रुपए तक की जरूरत होगी और ये इलाज करने के बाद ही तुम्हारा बच्चा तंदुरुस्त हो पाएगा। इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? मैंने तो सारे पैसे शराब में लगा दिया। अब मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊंगा? कोई बात नहीं, हम मिलकर कोई ना कोई उपाय लगा लेंगे। बस आप अपना काम वापस से शुरू कर दीजिए। सोहन अपना काम शुरू करता है। वो 2-3 दिन लगातार काम करता रहा, लेकिन फिर वापस से उसने वही सब शुरू कर दिया। इस बार रेखा सोहन को कुछ नहीं समझाती है। अब ये नहीं सुधरने वाले हैं। इनकी वजह से मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। रेखा बाहर जाकर पूरे गांव में अपने लिए काम ढूंढने लगती है। वो दिन रात काम करना शुरू कर देती है, मगर उससे कुछ खास कमाई नहीं हो पा रही थी। छोटे कामों से तो मैं इतनी बड़ी रकम नहीं जुटा पाऊंगी। अब लगता है मुझे भी ट्रक ड्राइवर का काम शुरू करना होगा। वैसे भी बचपन से पिता के साथ रहकर ये सब तो मैं सीख ही चुकी हूँ और इसी काम को करके
मैं जल्द से जल्द अपने लिए पैसे जुटा पाऊंगी। सोहन इतने नशे में रहता था कि उसे होश ही नहीं रहता था कि रेखा कितनी जतन कर रही है बच्चे को बचाने के लिए। रेखा सोहन की ही जगह रोज सुबह उठकर डिलीवरी करना शुरू कर देती है। रेखा इस काम को अच्छे से कर रही थी और अपने बच्चे को इलाज के लिए भी पैसे जुटा रही थी। मगर एक दिन रेखा सामान पहुंचाते पहुंचाते लड़खड़ा जाती है और पेट के बल गिर जाती है, जिस वजह से वो अपना बच्चा खो देती है। रेखा पूरी तरह से टूट जाती है। मेरी सबसे बड़ी गलती थी तुमसे शादी करना। आज तुम्हारे पीने की आदत की वजह से हमने अपना बच्चा भी खो दिया। रेखा सोहन से बात करना बंद कर देती है। सोहन अभी भी नशे में ही रहता था। उसे रेखा से कोई मतलब नहीं था। रेखा सोहन के इस व्यवहार से बहुत दुखी रहती थी। पता नहीं इन्हें कब ये समझ में आएगा कि ये सब गलत है। मैं तो परेशान हो गई हूँ इन्हें समझा समझा कर। एक दिन बाबा भिक्षा मांगते मांगते रेखा के घर के बाहर आते हैं। बिटिया, कुछ खाने को मिलेगा क्या? हाँ बाबा जी, अभी लाई। रेखा थोड़ा अनाज लेकर आती है और बाबा को देती है। भगवान भला करे बिटिया, आज इसे ही बनाकर खा लूंगा। वैसे ये बताओ, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? क्या बताऊं बाबा जी, ये सब मेरे पति की वजह से हो रहा है। रेखा बाबा को सारी बातें बताती है। तुमने मुझे अनाज देकर मदद की है, अब मेरा फर्ज बनता है तुम्हारी मदद करना। एक काम करना, आज अपने पति के लिए ढेरों पकवान बनाना, और ये लो, इस डब्बे में जो पानी है उसे सभी पकवान में 2-2 बूंद डाल देना। बाबा जी, इससे क्या होगा? ये करके देखो, फिर देखना सब कुछ अच्छा होगा। रेखा बाबा के कहे अनुसार ढेरों पकवान सोहन के लिए बनाती है और रात के वक्त सभी पकवान में 2-2 बूंद पानी डाल देती है। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। क्या बात है, आज तो ढेरों पकवान बनाए हैं। बहुत दिनों बाद पेट भर के खाऊंगा। सोहन खाने बैठता है और भरपेट भोजन करता है। वो पकवान खाते ही सोहन का हृदय परिवर्तन हो जाता है। रेखा, मैं अब तक क्या कर रहा था? रेखा सारी बातें सोहन को समझाती है। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत रास्ते पे निकल गया था। मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया है। अब मैं कभी भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। वो जादुई पकवान खाते ही सोहन एकदम बदल जाता है और पहले जैसे ही बन जाता है। सोहन अपना ट्रक ड्राइवर का काम पूरी दिल से और ईमानदारी से करना शुरू कर दिया और फिर 2 साल बाद उनको एक बेटा होता है। अब पूरी जिंदगी बस तुम दोनों के लिए जीना है रेखा। मैं कभी कोई बुरा काम नहीं करूंगा। सोहन अब अपना काम बड़ी शिद्दत से करने लगा और खुशी खुशी रहने लगा। रीवा में रविंद्र और राजू नाम के 2 भाई हुआ करते थे। एक पान की दुकान पर दोनों भाई काम करते थे। खासा पैसा तो नहीं कमाते थे, पर दाल रोटी का खर्च चल जाता था। राजू छोटा भाई था और रविंद्र बड़ा भाई था। राजू, क्या कर रहा है? सुबह के 7 बज गए। जल्दी उठ और जाकर दुकान खोल। उठ रहा हूँ भैया। रात को बर्तन धोते वक्त उंगली कट गई थी, उसका दर्द पूरी रात सोने नहीं दिया। तो जाकर अस्पताल में दिखा लेना, फिर दुकान खोल लेना। रविंद्र आराम से 10 बजे के आसपास दुकान पर आया करता था और आकर कमाई का हिसाब लेकर चला जाता था। एक दिन दोनों भाई में दुकान के हिसाब को लेकर झगड़ा हो गया। ये 50 रुपये का पान किसे बेच डाला जो तू लिखा है? हर ग्राहक का चेहरा याद नहीं रहता। तो उसका हिसाब किधर है? उधारी करके गए होंगे वो। तू चोरी करता है, झूठ बोलता है, निकल जा यहाँ से। राजू दुकान छोड़कर चुपचाप जंगल की तरफ निकल गया। जंगल में राजू काफी दूर आ गया था। उसे खुद नहीं मालूम था वो कितना ज्यादा अंदर आ गया। वो पूरी तरह से रास्ता भटक चुका था। ये क्या कर दिया मैंने? अब वापस कैसे जाऊं? रास्ता कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझको। अंधेरा होने लग गया था। राजू अब घबरा गया था। अंधेरा होने वाला है। अगर रास्ता खोजने निकलूं और कोई जंगली जानवर मुझे खा जाए तो? नहीं, मैं रात कहीं छिपकर गुजारा कर लेता हूँ। राजू ने एक पेड़ पर चढ़कर उसी पे रात कटाने का व्यवस्था बना लिया। रात हो चुकी थी। उल्लुओं ने आवाज करना शुरू कर दिया था। ये कैसी आवाज आ रही है? शायद उल्लू है। हाँ,
ये उल्लू की ही आवाज़ है। फिर गड़गड़ाहट की आवाज हुई। इतनी भाग दौड़ और रास्ता खोजने के चक्कर में मैं तो ये भूल ही गया कि मैं सुबह से भूखा हूँ, इसीलिए ये मेरा पेट भी आवाज़ कर रहा है। अब इस जंगल में खाना किधर से लाऊं? तभी थोड़ी देर में राजू को उसी पेड़ के एक कोह में नजर पड़ी। उसमें एक रोटी रखी हुई थी। ये क्या? इसमें तो रोटी रखी है और ताज़ा भी लग रहा है। राजू थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया और फिर सोचने लगा, इस भीषण जंगल में इस खोह में रोटी कौन छोड़ सकता है भला? शायद पंछी उड़ाकर ले आए होंगे। ऊपर वाले का आशीर्वाद है। चलो खाकर भूख को कम कर लेता हूँ। आज का नसीब इतना ही है, भूखे नहीं सोना पड़ेगा कम से कम। राजू ने रोटी को जैसे ही हाथ में उठाया, उस कोह में 2 पत्ते टूट कर गिरे और जैसे ही राजू पत्ते उठाकर उस पर वही रोटी रखकर खाने लगता है, वो पत्ते गर्मा गर्म रोटी बन गए। ये रोटी तो जादुई है, इसे छूते ही पत्ते गरम रोटी बन गए। राजू ने वो गर्म रोटी खाई। अरे वाह, इस रोटी का स्वाद तो लाजवाब है। किसी सब्जी की जरूरत ही नहीं है, साथ में इंसान यूं ही खा सकता है। राजू ने उस कोह में 1-2 पत्ते और डालकर उसको रोटी बनाकर खाया और उस जादुई रोटी को वही कोह में रहने दिया। ये रोटी यहीं सुरक्षित रहेगी। इसे कहीं ले जाऊंगा तो दूसरों को पता चल जाएगा। वैसे भी कौन आएगा इतने भीषण जंगल में। रोटी खाकर राजू सोने को सोचा। चलो अब सो जाते हैं, सुबह देखते हैं क्या करना है। सुबह होते राजू की थकान भी मिट चुकी थी। वो कुछ पत्तों से रोटियां बनाकर अपने साथ रख लिया और रास्ता खोजने में निकल गया। अगर रास्ता फिर भटक गया तो ये रोटियां मेरे काम आएंगी। वो रास्ते खोजते हुए जंगल के बाहर एक हाईवे पर पहुंच गया। शायद वो सड़क है, चलकर देखता हूँ। जादुई रोटी जिस पेड़ की कोह में रखी थी वो भटक न जाए, इसलिए राजू ने रास्ते में निशान लगा दिए थे। हाईवे पर एक ढाबा था। राजू वहां काम मांगने के सिलसिले पूछताछ करने गया। कोई काम मिलेगा सर जी? भाई ने घर से निकाल दिया है। बेटा, वैसे भी इस जंगल को देखकर हाईवे में गाड़ियां कम रुकती है। जो रुकती हैं वो सब रोटी खाने के लिए रुकती हैं। तू रोटी बना सकता है तो यहीं रुक जा, खुद भी खाना और ग्राहकों को भी खिलाना। मुनाफे में तेरी पगार भी बनेगी। उस ढाबे पर रोटी बनाने वाला मिस्त्री काम छोड़कर चला गया था। ठीक है, मैं रोटी बना तो दूंगा, पर उसको मैं यहाँ ढाबे पर नहीं बनाऊंगा, मेरी अपनी जगह से बनाऊंगा। मुझे रोटी से मतलब है, जैसे लगे खिलाना। अगले दिन रोजाना सुबह राजू जंगल से रोटियां बनाकर लाने लगा। वाह, यहाँ की रोटी का स्वाद लाजवाब है। ये लीजिए 50 रुपये एक्स्ट्रा टिप इन स्वादिष्ट रोटियों के लिए। शुक्रिया सर जी, सब हमारे इस राजू का कमाल है। इस तरह से राजू की रोटी पूरे शहर में मशहूर हो गई। ढाबा शानदार चलने लगा। ढेर सारे बस और ट्रक ढाबे पर रुकने लग गई। राजू जादुई रोटी पेड़ के पत्तों से रोटी बनाने के साथ साथ वहीं पर नए पेड़ लगाने भी चालू कर दिया। नाम मशहूर होने के बाद रावेंद्र भी राजू से अपनी गलती की माफी मांगने आ गया। हो गया राजू, अब तू बड़ा आदमी बन गया है। मुझसे भी भूल हो गई थी, तुझे निकालना नहीं था मुझे। कोई बात नहीं भैया, अब यहाँ ग्राहक आने लग गए हैं। पान की दुकान को यहाँ लगा दीजिए। वैसे भी वहाँ ग्राहकी नहीं थी। और फिर रावेंद्र उस ढाबे के पास ही पान की दुकान लगा लिया। मगर जैसे ही रावेंद्र पान की दुकान लगाता है, कुछ लोग वहां आते हैं। अरे सुनो, ये जमीन हमारी है, तुम यहाँ अपना दुकान कैसे लगा सकते हो? जल्द से जल्द अपना दुकान हटाओ यहाँ से। जी, मेरा भाई यहीं सामने ढाबे पे काम करता है, इसीलिए मैंने भी यहीं पास में अपनी दुकान लगा ली है। अरे वो हम नहीं जानते, तुम्हें जो भी करना है करो, मगर यहाँ से अपनी दुकान हटाओ, वरना मजबूरन हमें तुम्हारा दुकान तोड़ना पड़ेगा। जी, कोई तरीका नहीं जिससे मुझे ये दुकान नहीं हटाना पड़े? हाँ, तरीका तो है। तुम ये जमीन खरीद लो, हम पैसे लेकर चले जाएंगे, फिर तुम अपना दुकान लगा सकते हो। 2 दिन में हम वापस आएंगे, दुकान नहीं हटा तो तोड़ देंगे।
सभी जाने लगते हैं और तभी वहाँ राजू आता है। कौन थे ये लोग और क्या कह रहे थे? भाई, मुझे ये दुकान हटाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पान नहीं बेच सकता। क्यों भैया, क्या हुआ? उन्होंने कहा है ये ज़मीन उनकी है, इसीलिए जल्द से जल्द मैं ये दुकान हटा दूं। और अगर ये दुकान चाहिए तो उनकी ज़मीन खरीदनी होगी। मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं जो मैं ये ज़मीन खरीद सकूं। वो लोग 2 दिन में वापस आएंगे और दुकान तोड़ कर जाएंगे। रावेंद्र दुखी होकर वापस घर जाने लगता है। सुन भाई, अब मेरा यहाँ कुछ काम नहीं, तुम अपना काम करो, मन लगा कर करो। मैं इस दुकान को टूटते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए कुछ दिन बाद तुमसे मिलने आऊँगा। जी भैया, ठीक है। 2 दिन बीत जाते हैं। रावेंद्र राजू से मिलने ढाबे पर आता है। भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए अपनी दुकान चलाइए। भाई, तू भी क्या मजाक कर रहा है? अब तक तो उन लोगों ने दुकान तोड़ ही दिया होगा। अच्छा, एक बार जाकर तो देखिए। रावेंद्र देखता है उसका पान का दुकान एकदम सही सलामत था। अरे, ये कैसे हो गया? भैया, मैंने उनसे ये ज़मीन खरीद ली है। अब आप आराम से अपना दुकान चलाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या सच में? भगवान तेरे जैसा भाई सबको दे। रावेंद्र पान बेचने का काम करने लगता है और राजू रोटी का। वाह, एक तो इतना बढ़िया रोटी इस ढाबे की, उसके बाद पान खाने का अलग ही मजा है। जरूर साहब, बताइए क्या लेंगे पान में? कथिया चूना सुपारी के साथ बढ़िया पान खिलाओ भैया। अभी लीजिए साहब। इस तरह से आगे चलकर ढाबे वाला राजू और पान वाला रावेंद्र अपने अपने काम से सभी धनवान हो गए। राजू ने अपनी जादुई रोटी से ढाबे की किस्मत चमकाई और राजू की वो जादुई रोटी की वजह से रावेंद्र का पान दुकान चल उठा। राजू यूं ही पत्तों को रोटियां बनाकर आगे भी पेड़ लगाता रहा।